नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, आयन रैंड का दूसरा उपन्यास, बल्कि कायदे से तीसरा उपन्यास, एटलस शग्ड, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। ये असल में बहुत ही मोटा उपन्यास है, 1000 पृष्ठों से ऊपर का। और आप समझ लीजिए, जब मैंने फाउंटेन हेड पढ़ा था, आपको बताया कि उस उपन्यास को पढ़ने के लिए तब तक मेरी अंग्रेजी इतनी सहज नहीं थी कि मैं बड़ी आसानी से अंग्रेजी की पूरी किताब पढ़ सकूं, इतनी मोटी जितनी फाउंटेन हेड थी। लेकिन फाउंटेन हेड पढ़ने के बाद जब एटलस शग्ड मैंने पढ़ना शुरू किया, ये भी वही दिन थे, और इस उपन्यास ने भी मुझे लगभग बांधे रखा। स्वीकार करता हूं कि दोनों उपन्यासों में बुनियादी अंतर कोई नहीं था। दोनों व्यक्तिगत प्रतिभा की, व्यक्तिवाद की, आंतरिक खुशी की और पाखंड के खिलाफ विजय की दास्तान है। फर्क ये था कि एटलस शग्ड में, सॉरी माफ करेंगे, फाउंटेन हेड में जो चंद किरदारों की 3 या 4 किरदारों में बटी कथा थी, यहां जैसे कई किरदार हैं उस तरह के, वहां एक हावर्ड रॉर्क है, यहां आपको फ्रांसिस्को मिलता है, जॉन गाल्ट मिलता है और हैंक रियर्डन मिलता है, और इसी तरह के बहुत सारे किरदार जिनको आयन रैंड प्राइम मूवर्स कहती है, यानी वो लोग जो दुनिया को चला रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इसका नाम एटलस शग्ड बहुत बाद में रखा गया। शुरू में इस उपन्यास का नाम कुछ और था, जो शायद आप भी जानने में दिलचस्पी होगी, आपकी भी। तो ये उपन्यास जो है, उन प्राइम मूवर्स की कहानी है जिनके साथ दुनिया, जिनके सहारे, जिनके इन्वेंशंस पे, जिनके आविष्कारों पे, जिनकी मेहनत पे, जिनकी सोच पे दुनिया चलती है, दुनिया का रास्ता बनता है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड के लोग होते हैं, वो पैरासाइट की तरह इनका दोहन करते हैं, इनको गालियां देते हैं, इनको स्वार्थी बताते हैं, और वो परोपकार का, तरह तरह के सरकारी आदेशों के खेल का नाटक करते रहते हैं। तो इसमें कई कहानियां हैं। एक कहानी इसमें टगार ट्रांसनेशनल, टगार ट्रांसकॉन्टिनेंटल की है। टगार ट्रांसकॉन्टिनेंटल असल में एक रेल कंपनी है जो रेलवे का काम करती है, रेलें चलाती है। और ये आर्थिक मंदी के बाद का दौर है दुनिया में, और सरकारें तरह तरह की पाबंदियां लगा रही हैं, उद्योगपति तरह तरह की लॉबिंग कर रहे हैं। और जो टगार ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंपनी है, उसमें एक डैग्नी टगाट, एक लड़की जो बिल्कुल प्राइम मूवर है, और उसका भाई जेम्स टगाट जो सेकंड ग्रेड का आदमी है, जो अगर आप फाउंटेन हेड को याद करें तो उसके पीटर कीटिंग जैसा, वो सरकारों से लॉबिंग करके अपने पक्ष में फैसले करवाता है। और जबकि डैग्नी टगाट अपनी प्रतिभा से लगी रहती है अपना रास्ता अलग बनाने को। इसी क्रम में हैंक रियर्डन मिलता है। हैंक रियर्डन स्टील के क्षेत्र में काम कर रहा है, और उसने एक बहुत अलग तरह का मेटल बनाया है। वो मेटल जो है, वो स्टील से हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत है, और उसको अमेरिकन एजेंसी खारिज कर देती है। तो हैंक रियर्डन की अपनी एक धातु के निर्माण की जो विधि है, उसकी मान्यता दिलवाने का संघर्ष है। किसी तरह टगा ट्रांसकॉन्टिनेंटल को जारी रखने का संघर्ष है। उसकी एक बहुत मार्मिक दृश्य जिसमें ट्रेन जा रही है, अंततः वो रुक जाती है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। मैं तो यहां जैसे खोस आ गया था। असली कहानी ये है कि इनमें एक जॉन गाल्ट नाम का किरदार रहता है। वो जैसे कई लोगों के लिए एक मुहावरे में बदल गया है कि हु इज जॉन गाल्ट। जॉन गाल्ट को सब कुछ मालूम होगा, हमें तो मालूम नहीं है। जॉन गाल्ट ऐसा ही प्राइम मूवर है। वो सोचता है कि अगर ये सारे प्राइम मूवर दुनिया से अलग हो जाएं तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। वो तय करता है कि एक दिन न्यूयॉर्क की बत्तियां बुझा देगा।
और धीरे 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 वो चुपचाप एक अलग दुनिया, एक अलग कोने में बसाना चाहता है। वो यहां से तमाम तरह के आविष्कर्ताओं को, जिसमें विज्ञान के लोग ही नहीं हैं, संगीत की बहुत बहुत मौलिक प्रतिभाएं, दर्शन के बड़े मेधावी विद्वान और तरह तरह के उद्यमों में लगे लोग, जो अपनी फील्ड में मास्टर हैं, जिनको कोई पछाड़ नहीं सकता, वो एक एक करके गायब होते चलते हैं। और डैग्नी टगाट परेशानी की चले कहां जाते हैं, इसको धीरे धीरे समझ में आता है कि एक आदमी है जो अचानक आकर बात करता है, लोगों को कन्विंस करता है और चुपचाप ले जाता है। एक दिन उसको एहसास होता है कि वो हैंक रियर्डन को भी ले जाने आया है। वो दौड़ती है, पीछे लगती है, जब तक वो पहुंचती है तब तक वो आदमी हैंक रियर्डन को लेके भी निकल जाता है। उसके पीछे एक हादसा भी होता है, मगर उपन्यास की कहानी आपको नहीं बताऊंगा, जिससे इस प्रक्रिया में बाधा आती है। हैंक रियर्डन बताता है कि देखो, अंततः हम इस धरती को बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी खुशी से सारा कुछ करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। हम अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी प्रेरणा से यहां हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब जॉन गाल्ट, ये पता चलता है कि जॉन गाल्ट इन तमाम लोगों को ले जा रहा है, और पीछा करते करते एक विमान से अंततः एक हादसे का शिकार होकर डैग्नी टगाट वहां पहुंच जाती है, जहां ये सारे लोग हैं। वहां जाकर देखती है कि दुनिया तो बड़ी अजीब है। दुनिया के वे प्रतिभाशाली लोग, जिनके चलते लगता था कि अमेरिका सुरक्षित है, बचा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे आगे है, वो सब यहां मौजूद हैं। और सब अपने ढंग से अपना एक अलग संसार, अपनी खुशियों का संसार, जिसमें कृत्रिमता के लिए जगह नहीं है, जिसमें किसी किस्म के पाखंड के लिए जगह नहीं है, वो वहां जी रहे हैं। उपन्यास में ऐसा दृश्य भी आता है कि लोग, जब न्यूयॉर्क की बत्तियां बुझ जाती हैं, जो ये जा रहे हैं और जो ये तमाम तरह के प्राइम मूवर चले गए हैं, तो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स जो बचे हैं, उनके पास ऐसे साधन, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो चीजों को चला सकें। एक दृश्य ये है कि विमान ऊपर से जा रहा है और न्यूयॉर्क अंधेरे में डूबा हुआ है। एक उसी दृश्य के क्रम में करीब 3 घंटे का एक भाषण है जो जॉन गाल्ट देता है अमेरिकी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के रेडियो को शायद हैक करके। वो 3 घंटे का भाषण करीब 100 पृष्ठों में उपन्यास के आता है, जो कायदे से इस आयन रैंड का दर्शन भी है। ईमानदारी की बात करूं कि तब भी मैंने वो 100 पेज छांट दिए थे। मुझे लगा कि इन पृष्ठों की यहां जरूरत नहीं थी, क्योंकि उपन्यास आपको अपने आप वहां ले जा रहा था, उन तर्कों तक ले जा रहा था, उन व्याख्याओं तक ले जा रहा था, जो अगले 100 पृष्ठों में आयन रैंड देती हैं, भले कुछ विस्तार से, भले कुछ और स्पष्टता से। लेकिन जो उपन्यास पढ़ता है 900 पृष्ठों तक, वो जान जाता है कि लेखिका कहना क्या चाहती है। ऐसा नहीं, फिर मैं दोहराता हूं कि इस उपन्यास की वैचारिकता से मैं बहुत प्रभावित नहीं था। मैं इसके किरदारों के अपने ऊपर भरोसे से, उनकी नैतिकता से, उनकी ईमानदारी से और चीजों को खोजने की, एक नया रास्ता ढूंढने की उनकी ललक से ज्यादा प्रभावित था। मैं जानता हूं वैचारिक तौर पे जो दुनिया की महान विचारधारा रही है, मार्क्सवाद, एक तरह से वो इस प्रक्रिया के खिलाफ जाती लगती है। हालांकि ठीक ठीक यही है, मैं ये मानने से थोड़ा संकोच करता हूं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये उपन्यास, मैं इसके किरदारों के नाम लेना शुरू करूं, इसकी अलग अलग कहानियां बताना शुरू करूं, तो इन सब की जरूरत नहीं है। बस ये दिखता है कि प्राइम मूवर्स जो हैं, सरकारी एजेंसियों से, उनके पीछे लगे पूंजीपतियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। फ्रांसिस्को वो किरदार है जो जानबूझ के अपनी संपत्ति नष्ट कर रहा है।
वो सोचता है कि उसके कॉपर के जो माइंस हैं उसका इस्तेमाल कोई और न करे, उसे मतलब वो उसकी मेहनत का कोई और फायदा न उठा ले। तो ये बहुत दिलचस्प बांधे रहने वाला उपन्यास है। और जो मैंने कहा था बिल्कुल शुरू में, जब आयन रैंड इसको लिख रही थी तो उन्होंने एटलस श्रग्ड के बारे में, नाम के बारे में नहीं सोचा था। अरसे तक उन इसको लिखते हुए उन्होंने इसका नाम द स्ट्राइक रखा था, यानी प्राइम मूवर्स की, जो इस दुनिया को चलाते हैं, उन लोगों की हड़ताल। वो अगर कदम खींच लें तो इस दुनिया का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो इन पर परजीवी बनकर अ, अब तक शासन करते आए हैं। तो उपन्यास आपको सोचने के मुद्दे देता है। हम अपने चारों तरफ जिस पाखंड की बात आयन रैंड अमेरिका के संदर्भ में कर रही थी, आज हमारे दौर में वो और बड़ा हो गया है। हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि दोयम दर्जे की प्रतिभाएं, निकृष्ट कोटि के नेता, बहुत औसत किस्म के लेखक और वैज्ञानिक शिखर पे हैं और वो चीजों को निर्धारित कर रहे हैं। वही लोग हैं जो प्राइम मूवर्स को किनारे कर बैठे हैं। और दुनिया आज की जैसे एक विध्वंस के कगार पे है, युद्धों की मारी, पर्यावरण के संकट की मारी और तमाम संकटों की मारी ये दुनिया अपने सबसे मेधावी लोगों की तलाश कर रही है। और उन मेधावी लोगों को हटाकर ऐसे लोग हावी हैं जो प्रतिभा की बात करते हैं, लेकिन अपने पैसे से वो प्रतिभा जुटाने का जतन करते हैं। खैर, मैं और विस्तार नहीं दूंगा। ये उपन्यास एटलस श्रग्ड बहुत पुराना उपन्यास है, यानी कम से कम शायद मेरा ख्याल है कि 47-48 में उपन्यास छप गया था। और कमाल का उपन्यास है, जब मैं इसको याद करता हूं तो खुश हो जाता हूं। द स्ट्राइक इसका नाम था, बाद में इसको एटलस श्रग्ड के रूप में प्रकाशित किया गया। आज इतना ही, शुक्रिया।